आरएसएस और बीजेपी का डॉक्टर अंबेडकर साहब के तई जो रवैया रहा है वो सभी को मालूम है। उनका दिखावे का चेहरा एक है और जो है अंदरूनी चेहरा एक है। आप जानते हैं कि 1974 तक डॉक्टर अंबेडकर साहब या पेरियार या महात्मा ज्योतिबा फुले ये इनको जो है अपने मुंह लगाना पसंद नहीं करते थे। इनकी कोई तस्वीर जो है लगाना पसंद नहीं करते थे और उनके खिलाफ क्या क्या नहीं किया। आज़ादी के बाद जो है जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना उनके पुतले जलाए गए थे, सब कुछ हुआ था। अब जो है जिस तरह से जो है अंबेडकर का नाम लेकर बीजेपी जो है इक़्तिदार में आने की कोशिश करती रही है, दलितों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करती रही है, उसका असल चेहरा जो है पार्लियामेंट में ही सामने आ गया। 75 साल जो कॉन्स्टिट्यूशन के हुए थे, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर साहब जो है फॉर्मर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहलाए जाते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहलाए जाते हैं। उसी पर बहस हो रही थी। उसी बहस के दौरान जो है अमित शाह के ज़बान से जो बात निकली, जिस तरह के तौहीन आमेज़ और नाजिबा अल्फाज निकले, सब ने देखा, टीवी पर भी देखा और जो है हाउस ने भी देखा, पूरे मुल्क ने भी देखा। अब उससे वो मुकरने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो दिल की बात होती है, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं फ्रॉइडियन स्लिप, यानी जो है दिल की बात जो है कभी ना कभी ज़बान पर आ जाती है। तो उसी हवाले से जो है पूरे दलित समाज में जो इंसाफ पसंद तबका है उसमें बड़ा गम और गुस्सा है और उस पर जो है पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी ज़बरदस्त जो है हंगामे हुए। और कल जो जिस तरह से कोशिश की गई कि उस असल इशू से अमित शाह के बयान से जो है डाइवर्ट करने के लिए वहाँ पर जिस तरह से जो धक्का मुक्की वगैरह की गई है बीजेपी के अरकान की तरफ से, आप सभी जानते हैं। उसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जनाब भानु प्रताप सिंह साहब। भानु प्रताप सिंह साहब, अमित शाह साहब का जो बयान आया है और जिस तरह से दलितों को जो रिएक्शन आना चाहिए तो वो तो आया, लेकिन जो उनके अलाइंस पार्टी है, मांझी है, अठावले है, मायावती है, उनके जो बयान आता है उसको किस तरह से आप ये करेंगे? नहीं, देखिए, उनके जो अलग पार्टियों के बयान आता है, जिन पार्टियों का आपने नाम लिया, मैं समझता हूँ मांझीवाजी को तो मेरी नज़र में कोई उसकी स्थिति में मानता नहीं हूँ। या यूँ कहें आप कि जो पासवान के जो बेटा है उसकी जो बात है, हाँ, उसको बोलना चाहिए था, क्योंकि पासवान अगर यहाँ तक पहुँचे तो केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेके उनके मिशन को आगे लेकर वहाँ तक पहुँचे, जिसकी बदौलत आज चिराग पासवान की ये स्थिति है। ये अलग बात है कि चिराग अपने आप को हनुमान बोलता है, मोदी का हनुमान, और अगर मोदी का हनुमान बोलता है तो मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता उससे कि वो बाबा साहब का अपमान जिस तरह से बीजेपी ने किया है उसके विरोध में कुछ कहेगा। मुझे इसकी उम्मीद नहीं है। पर मुझे सबसे ज्यादा जो दुख है वो है बहन मायावती जी का, सबसे ज्यादा दुख। और दुख क्यों है कि माननीय बहन जी का मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, मुझे अफसोस इस बात का है कि आज की तारीख में जो पार्टी और जो पार्टी जिस विचारधारा को लेकर बनी या जो संगठन उस पार्टी को बनाने वाला है, आरएसएस, जिसकी विचारधारा पर वो चल रही है, वो पार्टी न केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को बल्कि इस तमाम शूद्र समाज को, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को दफन कर देना चाहती है। ऐसा भयानक काम अब से पहले किसी पार्टी ने नहीं किया। बेशक कांग्रेस रही, उसने किया नहीं किया उसको एक साइड में करें, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया कि हमें पूरी तरह से दफन करने के लिए काम कर रही है। पर बहन जी ने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे ज्यादा आरोप लगाए हैं या सबसे ज्यादा विरोध जिसका किया है वो कांग्रेस पार्टी का। शुरू की 5 मिनट आप देखिए, पूरा का पूरा कांग्रेस के खिलाफ है और उसके बाद में वो कह रही हैं कि जो अमित शाह ने कहा है उस पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। तो आप भी राजनीति करो, फिर आपको कौन मना कर रहा है? लेकिन आप जिस तरह से बीजेपी के साथ में खड़ी हुई नजर आ रही हैं और जो भाषा आपकी है उससे जो महसूस हो रहा है कि आप बीजेपी की भाषा बोल रही हैं, ये मैं समझता हूं तमाम अम्बेडकरवादियों के लिए, तमाम बहुजन समाज के लिए बहुत बड़े दुख की बात है। ये सच है कि हमारे लिए किसी ने बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं, हमें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ रही है और लड़नी पड़ेगी और हम लड़ेंगे और लड़ाई जीतेंगे भी। लेकिन आप इस हालात में जिस तरह की भाषा बोल रही हो, तो मोदी भी कांग्रेस को बोल रहा है, कांग्रेस को गाली दे रहा है। उसी दिन जिस दिन ये बात हुई, मोदी ने 6 ट्वीट किए कांग्रेस के खिलाफ में, आप भी कांग्रेस के खिलाफ में बोल रही हैं। क्या फर्क नजर आता है कांग्रेस में और आप में? कहीं नजर आ रहा है? जबकि जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जो देश का दुश्मन है, बहुजन समाज का दुश्मन है, हम सबका दुश्मन है, हमें खुल के उसके खिलाफ बोलना चाहिए।
हम लगातार उसके खिलाफ बोल रहे हैं। और वो किस तरह से, न केवल आपने बिल्कुल सही कहा कि जो मन की बात है, अंदर की जो घृणा है, नफरत है, वो एक दिन जुबान पे आ जाती है, वो आ गई। पर इसके पीछे एक बड़ी घिनौनी साजिश भी है, जिससे मैं आगे लोगों को करना चाहूंगा। ये मन की बात आई है, मन जो जुबान पर आई है, ये केवल मन की बात नहीं है। मैं समझता हूं, अगर आप देखेंगे तो जो भाषण उसने पढ़ा है अमित शाह ने, वो भाषण मोदी का भाषण है। वो मोदी के लिए लिखा गया था। जो संविधान पर बहस चल रही है 75 साल पूरे होने के बाद, वो जवाब मोदी को देना था, मोदी को वो भाषण पढ़ना था, लेकिन वो पढ़ गया, मोदी आया नहीं तो पढ़ा अमित शाह ने। तो इसका मतलब साहब है कि अमित शाह ही नहीं, मोदी भी ये भाषा इस्तेमाल कर रहा। तो एक व्यक्ति जो ये भाषा इस्तेमाल कर रहा है, बाबा साहब का अपमान कर रहा है, इसके पीछे निश्चित रूप से उनके अंदर की भावना बाहर आ रही है। पर एक और साजिश है, जिस साजिश के तहत ये बातें कही गई हैं, क्योंकि वो लिखित में भाषण है, ऐसे अचानक नहीं आ गया। वो साजिश क्या है कि जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में बेईमानी हुई, ईवीएम को लेकर जबरदस्त धांधली हुई, 5 करोड़ के लगभग वोटें बढ़ाई गई और 79 सीटें जो है जीत के बीजेपी उससे आई। फिर उसके बाद में हरियाणा चुनाव में धांधली हुई, 14 लाख वोटें बढ़ाई गई और वहां पर 20 सीटें उसकी वजह से जीत के आई। और अब जो लेटेस्ट है, जिसकी वजह से पूरे महाराष्ट्र में हंगामा मचा पड़ा है, हल्ला मचा पड़ा है, और ये ईवीएम का मसला, ये चुनाव का मसला, ये इलेक्शन कमिश्नर का मसला जो पूरी तरह से खुल के अब सामने आ रहा है, उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए भी ये सारी चीजें की जा रही हैं। क्योंकि इस पर जबरदस्त रिएक्शन हुआ है। जो दलित समाज है, जो बहुजन समाज है, जो संविधान को मानने वाले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, वो इस विषय पर बहुत जबरदस्त तरीके से आंदोलित हैं, बहुत गुस्से में हैं और जबरदस्त तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। तो उस मुद्दे को भी डाइवर्ट करने की बात है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से 76 लाख वोटों की बेईमानी करके और इतनी वोटों से जीत कर आई है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है बीजेपी का, उस सारे मसले को डाइवर्ट करने के लिए किया गया है। तो ये जो चीजें हो रही हैं, देश के लिए बड़ी खतरनाक है। तो जिन नेताओं की भी बात मैं समझता हूं, उन्हें अंतर मन में झांकना चाहिए, अपना आत्मावलोकन करना चाहिए कि किस समय उनका क्या कर्तव्य है और उन्हें क्या करना चाहिए। हमेशा किसी एक को लेकर गाली देना या उसके विरोध में करना, मैं नहीं समझता कि ये जो समय के और परिस्थिति के हिसाब से ठीक है। ये आप रामदास अठौले है, चिराग पासवान का नाम लिया, मायावती का नाम लिया, मांझी का नाम लिया, क्या ये जो जिस तरह से जो है, जब ऐसे मौके पर, यानी ये टेस्ट केस था ये, कि आप दलितों से कितनी वफादारी रखते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर से कितनी अकीदत रखते हैं, तो इन लोगों ने कोई डिफेंड नहीं किया, बल्कि उल्टा जो सपोर्ट करने लगे हैं। तो क्या आपके तरफ से उनके घरों पर जाके कुछ डेमोन्स्ट्रेशन किए जाएंगे, उनके खिलाफ कुछ वो किया जाएगा, आक्रोश का जो है इजहार किया जाएगा? देखिए, जो आज के समय पे आपने बिल्कुल सही कहा है कि सही वक्त पर व्यक्ति की पता लगती है कि वो कहां खड़ा है, क्या है वो। और मैं समझता हूं, अगर बाबा साहब का अपमान भी ये पार्टियां, इस पार्टियों के लीडर सह सकते हैं, तो साफ है कि वो देश के नहीं है, वो देश की ये बहुजन जनता जो उसके नहीं है। बाबा साहब से उनका कोई लेना देना नहीं है। बाबा साहब का नाम लेके केवल उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। उनका विरोध कहां किस तरह से होगा, ये मैं समझता हूं अकेला मैं नहीं हूं इस बात को डिसाइड करने वाला। हम तमाम संगठन के लोग हैं, तमाम समाज बैठ कर डिसाइड करेगा कि इसके लिए हमें क्या करना है, किसके खिलाफ क्या करना है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि इसका विरोध जबरदस्त तरीके से होगा, पूरे देश में होगा, आंदोलन होगा, यात्राएं निकलेंगी और प्रदर्शन होंगे जबरदस्त तरीके से। और हम ऑलरेडी जो है 18 जनवरी को भारत बंद की कॉल हम लोग दे चुके हैं। उससे पहले हमारी तरफ से जो हमने अनाउंस किया है और जिसमें दिल्ली के तमाम वकील साथी शामिल रहेंगे, जंतर मंतर पर 24 तारीख को विरोध प्रदर्शन होगा जबरदस्त तरीके से। एक बात मैं जरूर बता दे रहा हूं कि बीजेपी ने आपको, जो भी ये पार्टियां हैं, चाहे आठवले की पार्टी हो, चाहे जो उसकी पासवान की पार्टी हो, और चाहे मांझी की हो या बहन जी, आज जिस तरह का उनका एटीट्यूड है, बीजेपी आपको पद दे सकती है, आपको पैसा दे सकती है, आपके पास जो कमाया हुआ बेईमानी का पैसा है उसे छू नहीं सकती, अभी नहीं छुएगी, लेकिन जब तबाह कर देगी सबको तो छोड़ेगी आपको भी नहीं। उससे बड़ी ब्लैकमेलर पार्टी नहीं है। पर अगर आज के समय में आप नहीं खड़े, बाबा साहब के अपमान को भी आप सहन कर पा रहे हो, चुप हो, तो फिर आप समाज के तो नहीं हो, और समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, इसे किसी हालत में माफ नहीं करेगा। अच्छा, ये जो है
मगर ये देखने में आया है कि खुला मालूम है हिंदुत्व जो है मनुस्मृति का एक रीशेप मॉडल है, उसके बावजूद भी दलित की बड़ी एक आबादी जो है उनको वोट देती है। ये क्यों हो रहा है? क्या उनके अभी समझ में नहीं आ रहा है ये बात? क्या मामला क्या है? देखिए, जिस तरह की आप बात करें, दलित की आबादी उन्हें वोट देती है, मैं इससे सहमत नहीं। उन्हें दलित आबादी वोट नहीं देती, और आज की तारीख में मैं दावे के साथ कहता हूं ओबीसी समाज के भी बहुत बड़ी संख्या में लोग उन्हें वोट नहीं देते। मैं अपनी बात को सही सिद्ध करूं इससे पहले मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूं। आप हैं श्री बाबू रामपाल साहब, आप बनारस से चलकर आए हैं, क्योंकि आज जो हमारा ईवीएम को लेकर दिल्ली में हम पैदल यात्रा शुरू कर रहे थे आज से, और यहाँ से 11 बजे से, अब इस समय हम अंबेडकर भवन है, यहाँ से हमें निकलना था, और ये यात्रा हमारी 10 दिन तक चलती, 10-15 दिन तक। उसके लिए बाबू रामपाल साहब, ये राष्ट्र उदय पार्टी है, आप उससे आए हैं, वहां से आए हैं हमारे इस शामिल होने। आप मेरे साथ देखें, एसपी सिंह साहब हैं, आप आए हैं बसंत कुंज से आए हैं हमारे साथ शामिल होने के लिए। आप श्री सत्यवीर सिंह साहब हैं, आप गांधीनगर से आए हैं, आप कश्यप समाज से सत्यवीर सिंह कश्यप साहब हैं। आप श्री भगवत सिंह साहब हैं, आप रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं दिल्ली पुलिस से। मेरे साथ आप देखें श्री रूपचंद जी हैं, आप आए हैं वसुंधरा गाजियाबाद से। ये वो लोग हैं, ये तब आए हैं सारे के सारे लोग जबकि हमने अपने आज का जो प्रोग्राम था उसको, जो पैदल यात्रा थी, 25 के लिए पोस्टपोन कर दिया, जिसका हम मीडिया के माध्यम से कह भी चुके हैं। लेकिन बावजूद में यहाँ इसलिए आया कि जो लोग आ रहे हैं कम से कम मुझे यहाँ उपस्थित होना चाहिए, वो लोग परेशान हो। अभी एक साथी बीकानेर से आए हुए थे, अपना बैग वगैरह लेके वो भी यहीं गए हैं। तो ये सारे के सारे लोग साथ में हैं और विरोध कर रहे हैं। और जो मैंने अपनी बात कही, मैं उसको आपको बात को बताता हूं कि 2024 का लोकसभा चुनाव, मेघवाल साहब भी जो है तो वो भी दलित समाज से ताल्लुक निश्चित रूप से, तो गुलामों की कमी है जी, क्या? भाई आप उस मेघवाल की तो बात करो जिसे लॉ मिनिस्टर बना रखा है, तो गुलामों की कमी है क्या? जो मान्यवर साहब काशीराम जी ने चमचा युग जो लिखा है, चमचा वाली जो बात कही है, वो सब ऐसे ही लोग हैं भाई। और कौन है बताओ, कहां से आएंगे? ये अगर चमचे नहीं होते, ये गुलाम नहीं होते, तो समाज की ये दुर्गति नहीं होती। ये वही स्लीपर सेल हैं, ये वही लोग हैं जो समाज का नाम लेकर पहुंच तो वहां गए हैं। वो एससी है इसलिए वहां पहुंच गए हैं, उन्हें जो भी कुछ मिल रहा इसकी वजह से मिल रहा। लेकिन वो भूल गए हैं कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते इस देश में, तो आप में से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला था। 3,500 साल से गुलाम थे, आगे 3,500 साल ही गुलाम रहते। वो सारी व्यवस्था कर, और अब भी वही व्यवस्था कर रहे हैं। तो लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है। जो मैं बात आपको कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं दलित समाज के वोट देते हैं, दलित समाज के लोग वोट नहीं देते, और बहुत बड़ी संख्या में ओबीसी समाज के भी लोग वोट नहीं देते। हो क्या रहा है आप देखें जरा 2024 का चुनाव। 2024 के चुनाव में 4,65,46,000 वोटें बढ़ाई। इतनी वोटें बढ़ाने के बाद 79 सीटें जीत कर आई। वोट फॉर डेमोक्रेसी और एडीआर और दवायर ने वो सारी चीजें, इतनी सीटें तब जीत के आई है। यानी उस सब के बावजूद भी वो केवल 240 पर सिमट गई। आप इसमें से ये जो 89 सीटें इसकी वजह से जीत के आई, माइनस कर दी तो बीजेपी कहां पहुंचेगी? 160 पर। इसका मतलब यह है कि पूरे देश में सभी समाज के लोगों ने जबरदस्त तरीके से बीजेपी के विरोध में वोट दिया। लेकिन वो बेईमानी से जीत के आई है। बेईमान इलेक्शन कमिश्नर है, वो उनकी गुलामी करते हुए देश के साथ में देशद्रोह कर रहा है, उनके लिए काम कर रहा है। दूसरा आप देखें हरियाणा में 14 लाख वोटें बढ़ाई गई। 14 लाख वोटें बढ़ाकर 20 सीटें बीजेपी जीत कर आई। और अभी आपके सामने महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में 37 लाख वोटें इन्होंने काटी, 39 लाख वोटें बढ़ाई वोटर लिस्ट में। बावजूद उसके 76 लाख वोटों की बेईमानी करी है। मतलब जो रिजल्ट आया उसमें इतनी वोटें बढ़ाने के बाद इससे आए हैं। तो समाज, देश के लोग, तमाम तबकों के लोग, ऐड कर देता हूँ कि 118 सीटों पर उन्होंने 25-25 हजार वोट बढ़ाए महाराष्ट्र में। अब आप समझ लीजिए उसमें से 102 सीटें जो है ये जीत क्या है बीजेपी ने। इसका मतलब इतनी बड़ी बेईमानी, इतनी बड़ी धांधली करने के बाद ये जीत कर आए हैं। अगर ये सारी चीजें अलग हो जाएं तो बीजेपी का पत्ता साफ नहीं हो जाएगा। मैं इसीलिए नहीं कहता, मैं बहुत सोच समझ के कहता हूं कि अगर देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो एक मोदी नहीं, एक सीट पे 1000 मोदी ले आओ तो भी वो अपनी जमानत नहीं बचा सकेगा, मोदी नहीं बचा सकेगा जमानत। और 40 सीटें बीजेपी ले नहीं सकती पूरे लोकसभा में 543 सीटों पर। ये स्थिति है। तो लोग उनके विरोध में हैं, समाज उनके विरोध में है, क्योंकि उन्होंने लोगों की शिक्षा छीन ली, देश के लोगों का रोजगार छीन लिया, नौकरियां छीन ली, स्वास्थ्य सुविधाएं छीन ली। आपको मालूम है अभी एक आंकड़ा है कि मध्य वर्ग के 50 लाख लोग
बीमारी की वजह से जो उनका खर्चा हो रहा है उसकी वजह से गरीब हो गए हैं मध्य वर्ग के लोग। ये स्थिति हो रही है और 81 करोड़ लोगों को सरकार 5 किलो अनाज दे रही है, तो क्या स्थिति है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। वो भी जानवरों के खाने लायक। भयानक बेरोजगारी है, भयानक जो है महंगाई है। इन सब चीजों को देखते हुए लोग बीजेपी के विरोध में हैं, आरएसएस और ये मोदी के विरोध में हैं। लेकिन मैं इस वजह से कह रहा था, आठवले साहब ने कहा कि हमारे लोग गांव-गांव जाके दलितों को जो है बीजेपी के लिए वोट डालने के लिए वो कन्विंस करते रहे और हमें ना मिनिस्ट्री में मौका दिया गया, ना जो है मिनिस्ट्री जब फॉर्मेशन हो रही थी उसमें बुलाया गया। गुलामों की जो औकात होती है वो मोदी बहुत अच्छी तरह से जानता है। एक उदाहरण से समझेंगे। अभी शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया शिवसेना को तोड़ के, लेकिन अब जब मुख्यमंत्री फडणवीस बना है तो फडणवीस के मुख्यमंत्री के समारोह में आपने देखा मुंह कैसे फिराए बैठा मोदी, और शिंदे यूं हाथ जोड़ के गया, सामने से निकल गया, उसकी तरफ देखा भी नहीं, ना फडणवीस ने ना मोदी ने। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आडवाणी के साथ में ये कर सकता है मोदी, तो इनकी तो औकात क्या है? क्या आठवले की औकात है? क्या जो चिराग पासवान की औकात है? मांझी वाजी इनकी औकात क्या है? तो गुलामों को उनकी औकात दिखाना वो मोदी जानता है, लेकिन मोदी की हिम्मत नहीं है कि जो लोग हैं बाबा साहब को मानने वाले, उनकी आंख में आंख मिला के बात कर सकते। उसकी औकात नहीं, उसकी हिम्मत नहीं है। सो उसने उनकी औकात उन्हें दिखाई है। और ये कि हमने जाके लोगों को कन्विंस किया, तुम कन्विंस कर सकते हो, लेकिन लोग तुम्हारे से ज्यादा समझदार है। वो जानते हैं उन्हें कहां किसको वोट देनी है और कैसे जो है अपने आप की और मिशन की रक्षा करनी है। इसलिए जो अमित शाह जी की कथनी रही, वह पूरे अमित शाह जी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जनता के बीच आ गई। अब इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी के साथ में हम पूरी ताकत के साथ में हैं, और ख़ास करके जो इनकी जहाँ पे जान है ईवीएम मशीन को हटाने के आंदोलन में हम साथ में हैं। और आज के आज अगर जो सुरक्षित सीट से सांसद 131 सांसद बनकर के सदन में हैं, चाहे बीजेपी से हो या तो विपक्षी पार्टियों से हो, इनका अंतरात्मा से ये आज का आज इस्तीफा सबसे पहले देना चाहिए। अगर ये इस्तीफा दे दें तो अमित शाह क्या, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी, और वह सच्ची श्रद्धांजलि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के प्रति होगी, ऐसा हमारा मानना है। आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि जो 70 साल पहले हो रहा था ना हमारे साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ, हजारों वर्ष से पढ़ने ना दिए, अपमान, कहीं मरी हुई, मतलब दूध देती थी तो गाय इनकी थी, मर जाती थी तो हमारी थी, समझे। तो वो ही जो दोहराना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं पढ़ लिख के IPS IAS बन गए, तो इनके दिल में खटकते हैं वे लोग। अब जैसे मेरे बड़े भाई सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सबसे बड़ी कोर्ट है ना इंडिया की, तो इसलिए इनके पेट में दर्द है कि ये लोग हमारे सामने बोल कैसे रहे हैं। क्योंकि जो जबान मेरे मुंह में आज है, जो मेरा नाम सतबीर सिंह कश्यप है, मैं बाबा साहब का बहुत बड़ा मानने वाला हूँ, और मैं अपनी समाज से और जो और शुद्ध समाज में है जो आते हैं ऐसी में, चाहे वो दिवाकर हों, चाहे निषाद हों, मल्ला हों, मैं मल्ला कैटेगरी से आता हूँ, तो मैं सबसे अपील करता हूँ कि सभी लोग जो अभी साहब ने कहा कि 131 सांसद जो सुरक्षित सीट से चुन के आए हैं, अगर उनको थोड़ा बहुत भी समाज का दर्द हो या बाबा साहब को मानते हो तो उन्हें रिजाइन दे देना चाहिए, आज ही के आज। आप जानते हैं कि दलितों के साथ जो है, जो समाजी बराबरी की बात होती है ना, इक्वलिटी की जो बात होती है, आप घोड़े पे चढ़ने नहीं देते, मूंछ रखता है या कुछ जो भी करता है, जो भी समाज है, आपको करने नहीं दे रहे। इतने बड़े बड़े कवानीन बने हुए हैं, सब कुछ बने हुए, एवरीथिंग इज़ देयर, लेकिन अभी भी जो है भेदभाव का जो लेवल है वो बरकरार है। वो अमित शाह को इस मसले पे जो है ना इस्तीफा देना चाहिए जी। हाँ, उससे कम में जो है ना बात बनेगी कि इन्होंने बाबा साहब का बहुत बड़ा अपमान किया है, जो आज तक किसी ने करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जो आपके दलित लीडर जो है मिनिस्टर्स बने हुए हैं, वो तो नहीं, वो तो चाटुकार है, वो तो उनके, वो साहब ने बताया वो तो गुलाम है, वो गुलाम का बोलते हैं। मैं आपकी दोनों बातों का जवाब दूंगा। जो आपने कहा कि हम क्या चाहते हैं, हम सब लोग ये चाहते हैं अमित शाह से और मोदी से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो भाषण मोदी का था, पढ़ा अमित शाह ने। तो सीधी बात है कि ये प्रधानमंत्री का विचार था, प्रधानमंत्री की करतूत थी, और गृह मंत्री उसमें शामिल है, पूरी बीजेपी शामिल है। तो हम ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट परिसर में
बाबा साहब की जो प्रतिमा लगी हुई थी बड़ी इसी तरह की ऊंची, उसी प्रतिमा को जहां वो स्थापित थी वहीं पूरी तरह से उसी सम्मान के साथ उसी तरह से स्थापित किया जाए और उसके सामने सर झुका के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री माफी मांगे समाज से, बाबा साहब से कि हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, साथ में इस्तीफा दें, तब हम माफ करेंगे, ये आंदोलन तब तक चलेगा। एक बात। दूसरी बात आपने ये कही कि भाई आपको घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते, आपके साथ में ये करते हैं सारी चीजें। मैं एक उदाहरण बताऊंगा, इसको आप समझे, सब लोगों को बताने के लिए। हमें इसके लिए प्रशासनिक कदम उठाने चाहिए, पर प्रशासन जब उन्हीं का है तो प्रशासन हमारी सपोर्ट कैसे करेगा, इसमें संदेह है। पर मैं एक तरीका बताता हूं। सन 1970 की बात है, मैं उस समय छोटा था। उत्तर प्रदेश में का मैं मूल रूप से रहने वाला हूं, जिला बुलंदशहर, वहां हमारा गांव है। हमारे चाचा जी अब नहीं है इस धरती पर, वो इंजीनियर थे उस समय और चीफ इंजीनियर के इंजीनियरिंग चीफ के पद से रिटायर हुए पीडब्ल्यूडी में, यूपी में। उनकी शादी थी, तो हमारे गांव के जो सवर्ण समाज के लोग हैं, हमारे घर वहाँ केवल 40 हैं और बाकी जो और समाज के भी मिला के अगर हम कहें तो ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 घर टोटल। और जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनके घर हैं वहाँ पे तकरीबन 550 और बड़े बड़े जमींदार रहे हैं। तो उन्होंने ये तय किया कि ये घुड़चढ़ी नहीं होने देंगे, घोड़ी पर नहीं चढ़ने देंगे। मेरे पिताजी वहाँ वकालत करते थे, श्री पदम सिंह जी बुलंदशहर में वकालत करते थे और नेता भी थे। मेरे ताऊ जी इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर थे। तो पिताजी और ताऊ जी एसपी के पास गए, एसपी बुलंदशहर के पास, और उन्हें जाके सिंपल ये कहा कि कल मेरे भाई की, छोटे भाई की शादी है, घुड़चढ़ी होगी और गांव के लोगों ने ये तय किया सवर्ण समाज के कि ये घुड़चढ़ी नहीं होने देंगे। तो हम आपको सिर्फ इतना कहने आए हैं, हमारे पास में करीब 8-9 राइफल और बंदूकें हैं। घुड़चढ़ी होगी, जो भी रोकने की कोशिश करेगा हम गोली मार देंगे। बाकी जिम्मेदारी आपकी, हम नहीं जानते, अब आपको जो करना है आप करो। उसके बाद एसपी ने एक ट्रक भर के पुलिस फोर्स भेजी, 4-5 इंस्पेक्टर आए और आप मानिए कि गांव में आदमी नाम की चीज नहीं रही, केवल औरतें रही और जबरदस्त तरीके से घुड़चढ़ी हुई। तो हमें प्रशासन से भी निश्चित रूप से कानूनी जो चीजें हैं उनको भी करना है, लेकिन भाइयों ये जो चीजें हैं हमें अपने लठ में भी दम रखना चाहिए, उससे भी कुछ बातें हल होती हैं। मेरा आपके लिए जो ये जवाब है उनके दोनों सवालों का। ठीक है, बहुत शुक्रिया हम सारा से बात करने के लिए। ये थे भानु प्रताप सिंह साहब, और उसके अलावा उनके साथ जो लोग आए हुए हैं ईवीएम के हवाले से यहाँ जमा हुए थे। इनका मुतालबा ये है कि अमित शाह को जो है और मोदी को कहे, भानु प्रताप साहब का कहना ये है कि वो तकरीर जो अमित शाह ने की थी राज्यसभा में, वो जो तकरीर जो है वो मोदी साहब की लिखी हुई थी, मोदी साहब को बोलना था। इसलिए दोनों को भी जो है वहाँ पर जो स्टैच्यू लगा हुआ है अम्बेडकर साहब का, उसके सामने जाकर जो है झुक कर जो है तो माफ़ी मांगना चाहिए। उसके अलावा इन लोगों ने जो है जो अठावले है, मांझी है, चिराग पासवान है, मायावती को भी सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि ये उनकी ग़ुलामी कर रहे हैं और ग़ुलामों की कोई औकात नहीं होती है। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।